अगर किसी 12 साल के लड़के को एक पूरी रियासत का सीईओ बना दिया जाए, जो कि आज के समय में तो नामुमकिन ही लगता है। बिल्कुल, और गद्दी पर बैठते ही कुछ ही दिनों में उसके अपने ही लोग, उसके रिश्तेदार उसे नौकरी से निकालकर बाहर कर दें। हाँ, मतलब रातों रात उसे सब कुछ छोड़ना पड़े। सही कहा। और वो लड़का बिना किसी घर के, बिना किसी सेना के बस दर दर भटकता रहे। सुनने में ये किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लग सकती है। एकदम किसी सस्पेंस थ्रिलर की तरह। हाँ, लेकिन जब हम मुगल साम्राज्य के शुरुआती दौर के दस्तावेजों और ऐतिहासिक नोट्स को आज के इस गहरे अध्ययन में खंगालते हैं, तो पता चलता है कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव ठीक इसी तरह रखी गई थी। बिल्कुल, ये कहानी है मुगल वंश के संस्थापक बाबर की। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। आज हमारा मकसद राजाओं और उनके बीच हुए युद्धों की तारीखें रटना नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही अलग कहानी बयां करते हैं। हाँ, ये सिर्फ तलवारों और लड़ाइयों की बात नहीं है। एकदम। अगर आज के कॉर्पोरेट भाषा में कहूं तो ये एक ऐसे स्टार्टअप की कहानी है जो लगातार असफलताओं, बैंक्रप्सी और टेकओवर के झटकों के बाद एक बहुत ही विशाल और बहुसांस्कृतिक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में तब्दील हो गया। बिल्कुल सही, मैं यही सोच रही थी। ये स्टार्टअप वाली तुलना काफी हद तक इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा पर फिट बैठती है। इन ऐतिहासिक स्रोतों को पढ़ते हुए जो सबसे दिलचस्प बातों बरखला आती है वो ये है कि कोई भी साम्राज्य सिर्फ सेना के जोर पर नहीं टिकता। यानी सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता। एकदम नहीं। सैन्य बल आपको सत्ता के दरवाजे तक जरूर ले जा सकता है, लेकिन उस सत्ता को सदियों तक बनाए रखने के लिए जिन जटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स की जरूरत होती है, जैसे टैक्स स्ट्रक्चर और संस्कृति को समझना, हम मुगलों का असली कौशल वहीं छिपा था। शुरुआत तो एक बहुत ही खूनी संघर्ष से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो एक ऐसे विशाल ढांचे में बदल गया जिसने पूरे उपमहाद्वीप के काम करने के तरीके को ही बदल दिया। तो इस स्टार्टअप के पहले फाउंडर से शुरू करते हैं, मतलब बाबर से। दस्तावेजों के मुताबिक बाबर के पास अपना खुद का कोई साम्राज्य नहीं था, बस एक बहुत तगड़ा ब्रांड नेम था। हाँ, एक बहुत ही मजबूत विरासत थी उसके पास। पिता की तरफ से वो तैमूर के वंश का था और माँ की तरफ से चंगेज खान के, जो कि उस समय के दो सबसे बड़े नाम थे। लेकिन 1494 में जब वो सिर्फ 12 साल का था और उसे फरगना की गद्दी मिली, तो ये ब्रांड नेम उसके किसी काम नहीं आया। बिल्कुल काम नहीं आया। उस बेगों ने, जो कि मंगोलों का ही एक और गुट था, उसे फरगना से खदेड़ दिया। मतलब एक राजा जिसके पास कोई राज्य ही नहीं था, वो दर दर भटकता रहा। और यही वो समय था जिसने बाबर को एक असल रणनीतिकार बनाया। वो सालों तक भटकता रहा, छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ता रहा, जब तक कि उसने 1504 में काबुल पर कब्जा नहीं कर लिया, है ना? हाँ, काबुल एक तरह से उसका नया बेस बन गया। लेकिन वहां के संसाधन इतने नहीं थे कि वो अपनी सेना का खर्च उठा सके। उसे किसी बड़े मौके की तलाश थी जी। और वो मौका उसे तब मिला जब भारत से दौलत खान लोधी ने उसे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ने के लिए न्योता भेजा। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। जी। दौलत खान लोधी ने न्योता दिया और बाबर 1526 में पानीपत के मैदान में आ गया। बिल्कुल। लेकिन इब्राहिम लोधी कोई छोटा मोटा शासक तो था नहीं। उसके पास अपने घर का मैदान था, एक बहुत विशाल सेना थी और सबसे बड़ी बात, सैकड़ों जंगी हाथी थे। हाँ, इब्राहिम लोधी की ताकत बहुत ज्यादा थी। दूसरी तरफ बाबर, जो हजारों किलोमीटर दूर से एक छोटी सेना लेकर आया था। तो फिर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि बाबर जीत गया? ये सिर्फ किस्मत तो नहीं हो सकती? किस्मत बिल्कुल नहीं थी। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि बाबर भारत में युद्ध के मैदान में एक पूरी तरह से नई तकनीक लेकर आया था। नई तकनीक? क्या बारूद की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। बाबर, जिसने खुद को पादशाह की उपाधि दी थी, उसने भारत के युद्धों में पहली बार गन पाउडर यानी बारूद और तोपों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। अरे वाह! मतलब इब्राहिम लोधी की सेना ने तोपें पहले देखी ही नहीं थी? देखी भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी।
हाथियों ने तोपों की वो कान फाड़ देने वाली आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। तो वो घबरा गए होंगे। बहुत ज्यादा। जो हाथी लोदी की सबसे बड़ी ताकत थे, वे तोपों के शोर से बौखला गए और पलटकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। ये तो हुई तकनीक की बात, लेकिन मैंने नोट्स में तुलुगमा नाम की किसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में भी पढ़ा है। क्या इसका भी कोई बड़ा रोल था? बहुत बड़ा रोल था। तुलुगमा दुश्मन को चकमा देकर चारों तरफ से घेरने की एक बहुत ही एडवांस्ड रणनीति थी। अच्छा, ये कैसे काम करती थी? कल्पना कीजिए, सामने इब्राहिम लोदी की सेना खड़ी है। बाबर ने अपनी सेना को सिर्फ एक सीधी लाइन में नहीं रखा। उसने सेना को बीच, दाएं, बाएं और पीछे के रिजर्व हिस्सों में बांट दिया। ताकि वो हर तरफ से वार कर सके। बिल्कुल। जब सामने से तोपें आग उगल रही थीं और लोदी की सेना बीच में उलझी हुई थी, तभी बाबर की सेना के किनारों वाले हिस्से, जिन्हें फ्लैंक्स कहते हैं, हाँ फ्लैंक्स, बहुत तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने लोदी की सेना को पीछे और बगल से पूरी तरह घेर लिया। मतलब एक घातक पिंसर मूवमेंट। एकदम सही। विशाल सेना होने के बावजूद लोदी के सैनिक एक ही जगह फंस कर रह गए। तो ये सुपीरियर तकनीक और रणनीति का नतीजा था। लेकिन क्या सिर्फ एक युद्ध जीतने से कोई सम्राट बन जाता है? बिल्कुल नहीं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कोई एक युद्ध जीतता है और कुछ ही महीनों में हार जाता है। हाँ, क्योंकि 1526 के बाद बाबर को अगले 4 साल लगातार जंग के मैदान में ही बिताने पड़े। जय का पानीपत जीतने के बाद उसके अपने ही सैनिकों ने काबुल लौटने की मांग की थी, क्योंकि भारत की गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन बाबर ने रुकने का फैसला किया। हाँ, और फिर 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जहां उसने मेवाड़ के शक्तिशाली राणा सांगा को हराया, जो कि इब्राहिम लोदी से भी बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल। फिर 1528 में चंदेरी में मेदिनी राय को मात दी और 1529 में गागरा के युद्ध में अफगानों को हराया। मतलब लगातार 4 साल तक युद्ध। इन लड़ाइयों ने ये तय कर दिया कि मुगल अब यहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ मुझे बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? एक आदमी जो लगातार 4 साल से सिर्फ गर्दनें काट रहा है, युद्ध लड़ रहा है, बारूद के धुएं के बीच जी रहा है, वही आदमी भारत में चारबाग वास्तुकला की शुरुआत करता है। ज्यामिति आकार वाले बगीचे? हाँ बिल्कुल, सुंदर और शांत बगीचे, जैसे आगरा का आराम बाग। और तो और वो तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी भी लिखता है, जिसे बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया। एक क्रूर लड़ाके के भीतर बैठा ये प्रकृति प्रेमी सच में हैरान करता है। देखिए, इंसान का स्वभाव कभी एक तरफा नहीं होता। बाबर एक मध्य एशियाई शासक था, जहां बागों और साहित्य की बहुत पुरानी परंपरा थी। तो वो अपने साथ अपना सौंदर्य बोध भी लाया था। हाँ, लेकिन 1530 में जब आगरा में उसकी मृत्यु हुई, जिसे बाद में उसकी वसीयत के अनुसार काबुल में दफनाया गया, तो वो अपने पीछे एक बहुत ही अस्थिर साम्राज्य छोड़ गया। और यहीं से इस स्टार्टअप का सबसे मुश्किल दौर शुरू होता है। बाबर के बेटे हुमायूं का गद्दी पर बैठना, जिसका शासनकाल 1530 से 1540 तक रहा, और फिर बाद में 1 साल के लिए और। हुमायूं के नाम का मतलब ही भाग्यशाली होता है, लेकिन नोट्स देखकर मुझे लगा कि उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली राजा कोई और नहीं था। बिल्कुल। एक तो उसे अपने ही भाइयों कामरान, हिंदाल और अस्करी से कोई सपोर्ट नहीं मिला। सबने विद्रोह कर दिया। पुलिस के कन्नौज युद्ध में हुमायूं को ऐसा हराया कि हुमायूं को जान बचाकर ईरान के सफाविद राजवंश की शरण लेनी पड़ी। और दिल्ली में जो उसने दीन पनाह नाम की नई राजधानी बनाई थी, वो भी हाथ से निकल गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक ऐसा साम्राज्य जिसने राणा सांगा को हरा दिया था, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया। ये शेरशाह सूरी था कौन? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो शेरशाह सूरी भारत के इतिहास के सबसे काबिल शासकों में से एक था। उसका असली नाम फरीद खान था। तो क्या वो किसी शाही परिवार से था? नहीं, वो सासाराम के एक जमींदार हसन खान का बेटा था। उसने मुगलों की कमजोरियों को बहुत करीब से देखा था। वो सिर्फ एक विजेता नहीं था, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस था। लेकिन उसने तो सिर्फ 5 साल राज किया ना, 1540 से 1545 तक। हाँ, सिर्फ 5 साल। आज के समय में 5 साल में एक सरकार सिर्फ एक हाईवे का टेंडर पास कर पाती है। उसने 5 साल में ऐसा क्या कर दिया? उसने पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा बदल दिया। सबसे पहले उसने रुपया नाम का सिक्का जारी किया और वजन और माप के मानक तय किए। अच्छा, ताकि व्यापार आसान हो सके। बिल्कुल। और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई। ये पेशावर से शुरू होकर कलकत्ता तक जाती थी। बाप रे,
पेशावर से कलकत्ता, और मैंने पढ़ा है कि उसने जगह जगह सराय भी बनवाई। हाँ, व्यापारियों के रुकने के लिए। और उसकी सबसे बड़ी क्रांति थी उसकी भूमि और टैक्स प्रणाली। उसने जमींदारी सिस्टम को हटा दिया। मतलब बिचौलियों को हटा दिया। हाँ, उसने किसानों को पट्टा और काबुलियत नाम के दस्तावेज दिए और औसत उपज का 1/3 हिस्सा टैक्स तय कर दिया। पट्टा और काबुलियत क्या होते थे? पट्टा में लिखा होता था कि किसान की जमीन कितनी है और काबुलियत किसान का सहमति पत्र होता था। तो एक तरह से मुगलों की सफलता का असली आर्किटेक्ट कोई मुगल नहीं बल्कि शेरशाह सूरी था। बिल्कुल। उसने मालवा, रणथंभौर, मारवाड़ सब जीता, लेकिन 1545 में कालिंजर विजय के दौरान एक विस्फोट में उसकी मृत्यु हो गई। सासाराम में उसकी कब्र आज भी है। और फिर 1555 में हुमायूं वापस लौटता है, लेकिन उसका दूसरा कार्यकाल बहुत छोटा रहा। हाँ, क्योंकि 1556 में वो अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये कैसी विडंबना है, जो इंसान जिंदगी भर गिरता पड़ता रहा, उसकी मौत भी सीढ़ियों से गिरकर ही हुई। वैसे उसकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था ना? हाँ, और उसकी पत्नी हाजी बेगम ने दिल्ली में चारबाग शैली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। लेकिन हुमायूं के निधन ने इस साम्राज्य को फिर संकट में डाल दिया, और यहीं से इस कहानी का सबसे क्रिटिकल टर्न आता है। अकबर की गद्दी पर बैठना। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हुमायूं की मौत हुई तब अकबर सिर्फ 13 साल का था। हाँ, पंजाब के करानौर में उसे ताज पहनाया गया। और फिर 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। 13 साल का अकबर बैरम खान के संरक्षण में हेमू को हरा देता है। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक विदेशी आक्रमणकारी के वंशज ने भारत के बहुसंख्यक राजपूतों के साथ ऐसा क्या किया कि वे उसके साम्राज्य के स्तंभ बन गए? यहीं अकबर अपने दादा और पिता से अलग साबित होता है। अकबर की कूटनीतिक जीत युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि उसकी सेक्युलर नीतियों में थी। जैसे वैवाहिक गठबंधन। हाँ, 1562 में उसने आमेर के राजा भारमल की बेटी हरखाबाई से शादी की। उसने राजपूत राजाओं को मुगल कुलीनों के बराबर माना। लेकिन सबने तो अकबर के सामने घुटने नहीं टेके थे। हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था। बिल्कुल, जहां राणा प्रताप और मुगल सेना का आमना सामना हुआ। और इस युद्ध की विडंबना देखिए कि मुगल सेना का नेतृत्व खुद एक राजपूत कर रहा था, आमेर के राजा मानसिंह। ये अकबर की कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक था। वास्तुकला में भी उसने बहुत काम किया। कांगड़ा किला, कुंभलगढ़ का किला जिसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। और 1570 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण। हाँ, 1571 में सलीम चिश्ती के सम्मान में वो अपनी राजधानी वहां ले गया। और गुजरात जीतने की खुशी में बुलंद दरवाजा भी बनवाया। लेकिन जब हम उसके प्रशासन की बात करते हैं तो मुझे उसके नवरत्न किसी 16वीं सदी के एवेंजर्स जैसे लगते हैं। एवेंजर्स, ये तुलना बहुत सटीक है। हाँ, मतलब हर किसी के पास एक अलग सुपर पावर थी। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इतनी अलग-अलग सोच वाले लोग एक साथ काम कैसे कर रहे थे? इसके पीछे एक बहुत ही जटिल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी जिसे मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता है। ये मनसबदारी असल में है क्या? मनसब का मतलब होता है पद या रैंक। अकबर ने हर अधिकारी को एक रैंक दे दी जो जात पर आधारित होती थी। जात मतलब सिपाही? हाँ, कि उस अधिकारी को कितने सिपाही रखने हैं। सबसे बड़ी रैंक 7,000 की होती थी जो मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका को मिली थी। और इन मनसबदारों को सैलरी कैसे मिलती थी? या तो नकद मिलती थी या फिर जागीर के रूप में। जागीर मतलब किसी इलाके से टैक्स वसूलने का अधिकार। अच्छा, और इस टैक्स सिस्टम को कौन संभालता था? राजा टोडरमल। बिल्कुल, टोडरमल ने 10 साला या जब्ती व्यवस्था लागू की। उसने जमीन को 4 हिस्सों में बांट दिया: पोलज, परोती, चाचर और बंजर। पोलज जहां हर साल खेती होती थी और बंजर जो खाली रहती थी। हाँ, और टोडरमल ने 10 सालों का अनुमान लगाकर उपज का 1/3 टैक्स तय किया। ये तो बहुत ही साइंटिफिक था। और बाकी नवरत्न, बीरबल के बारे में क्या कहेंगे? बीरबल एक बहुत अच्छे प्रशासक थे। 1581 में जब अकबर ने नया धर्म दीन-ए इलाही शुरू किया तो बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिसने उसे अपनाया। और अबुल फजल ने तो अकबरनामा लिखी थी ना? हाँ, जिसके तीसरे भाग आईने अकबरी में तस्सुज और गज जैसी मापन इकाइयों का जिक्र है। फैजी, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा और अब्दुल रहीम भी थे। और संगीत के उस्ताद तानसेन भी, जिनका असली नाम रामतनु पांडे था और जो ध्रुपद के संस्थापक थे। हाँ,
अकबर ने एक अनुवाद विभाग भी बनाया, जहां रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ। महाभारत का नाम रज़मनामा रखा गया था, जिसे बदायूनी और फैज़ी ने अनुवाद किया था। उसने जजिया कर भी खत्म कर दिया था। बिल्कुल, वो सिर्फ इलाके नहीं जीत रहा था, विचारों को ही कर रहा था। तो अगर हम पूरे सत्र को समेटें तो 1526 में बाबर द्वारा शुरू हुआ ये सफर 1605 में अकबर की मृत्यु तक एक भारतीय साम्राज्य में बदल चुका था। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। स्रोत हमें बताते हैं कि 1601 में जब अकबर असीरगढ़ किले के अभियान में व्यस्त था, तब उसके अपने ही बेटे जहांगीर ने दिल्ली में विद्रोह कर दिया। बिल्कुल। सोचने वाली बात है कि क्या इतने विशाल साम्राज्यों के पतन का असली कारण कभी बाहरी दुश्मन होते हैं, या फिर सत्ता के केंद्र में बैठी महत्वाकांक्षाएं और पारिवारिक विद्रोह ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती होते हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज के इस स्रोत आधारित सफर को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सही कहा। उस भव्यता के सामने ये सोचना भी मुश्किल होता है कि इस ढांचे का कभी अंत भी हो सकता है। लेकिन देखिए, बाहर से वो कितना भी मजबूत क्यों ना दिखे, असली कहानी तो उस लोहे के अंदर चल रही होती है, जहां धीरे धीरे जंग लग रहा होता है। और सालों तक किसी को कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल। और फिर एक दिन एक हल्का सा झटका आता है और वो पूरा का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तो देखने वालों को लगता है कि पुल बस उस एक झटके से गिरा, लेकिन असल में वो अंदर ही अंदर दशकों से खोखला हो रहा था। मतलब ये ढांचा अचानक नहीं गिरा। ऐतिहासिक साम्राज्यों के पतन को समझने के लिए ना, इससे बेहतर कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। कोई भी बड़ा साम्राज्य एक दिन के युद्ध में खत्म नहीं होता। वो अपने आंतरिक विरोधाभासों और कमजोरियों के बोझ तले धीरे धीरे धंसता है। जी। और मुगल साम्राज्य का 1605 से 1857 तक का सफर इसी जंग लगने की प्रक्रिया का सबसे सटीक प्रमाण है। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में, या जैसे हम डीप डाइव कहते हैं, हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन सा राजा कब गद्दी पर बैठा। हाँ, क्योंकि वो तो किताबों में मिल ही जाता है। सही कहा। बल्कि हम उन कारणों, प्रशासनिक संरचनाओं और कूटनीतिक फैसलों का गहराई से विश्लेषण करेंगे जिन्होंने इस विशाल पुल को अंदर से खोखला किया। और खासतौर पर जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत काम की है। हम कह सकते हैं कि उनके लिए एक मुकम्मल रिवीजन मास्टर क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम तथ्यों के साथ साथ उन प्रक्रियाओं को समझेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में कथन और कारण वाले सवालों में उलझा देती हैं। तो शुरुआत 1605 से करते हैं। हाँ। अकबर के निधन के बाद उसका बेटा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम गद्दी पर बैठता है, जिसे दुनिया जहांगीर के नाम से जानती है। बिल्कुल। अब देखिए, अकबर ने एक बहुत ही ठोस राजनीतिक और सैन्य नींव तैयार कर दी थी, तो जहांगीर का काम उस साम्राज्य का विस्तार करने से ज्यादा उसे स्थिरता देना था। कला, संस्कृति और न्याय के माध्यम से मुगल शक्ति का प्रदर्शन करना। जी। और जहांगीर के शासनकाल को समझने के लिए उसकी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी एक बहुत बड़ा स्रोत है। और परीक्षाओं में ना सीधा सवाल आता है कि ये किस भाषा में लिखी गई थी। तो जो लोग सुन रहे हैं उन्हें बता दें कि इसका उत्तर है फारसी। मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा फारसी ही थी। हाँ। और जहांगीर का नाम लेते ही जो एक छवि दिमाग में आती है वो है आगरा के किले में लगी जंजीर ए अदल, मतलब न्याय की जंजीर। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सोने की जंजीर नहीं थी, ये शक्ति के प्रदर्शन का एक मनोवैज्ञानिक तरीका था। इसका मतलब था कि साम्राज्य के सबसे निचले तबके का व्यक्ति भी भ्रष्ट अधिकारियों को दरकिनार करके सीधे सम्राट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पावर डायनामिक देखने को मिलता है। मतलब हम जहांगीर की बात कर रहे हैं, लेकिन 1611 के बाद से सत्ता का असली केंद्र कोई और बन चुका था। मेहरुन्निसा। हाँ, जिन्हें हम नूरजहां के नाम से जानते हैं। जहांगीर ने उन्हें पादशाह बेगम की उपाधि दी थी। मुगल इतिहास में नूरजहां का प्रभाव एकदम अभूतपूर्व था। वो झरोखा दर्शन देती थी, उनके नाम के सिक्के ढाले गए, वाह। और तो और शाही फरमानों पर जहांगीर के साथ उनके हस्ताक्षर भी होते थे। दरबार में उनका अपना एक गुट बन गया था, जिसे नूरजहां जुंटा कहा जाता था। इसी दौर में एक ऐसी घटना होती है जिसका असर शायद उस वक्त किसी को समझ नहीं आया, लेकिन उसने भारत का भविष्य ही बदल दिया। आप अंग्रेजों के आने की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में पहुंचता है और जहांगीर उसे 400 का मनसब दे देता है। अब ये बात थोड़ी अजीब लगती है। मनसब का मतलब यहाँ उन लोगों के लिए स्पष्ट करते हैं जो शायद ना जानते हों। ये एक ओहदा था जो आपकी सैन्य और प्रशासनिक हैसियत तय करता था।
तो मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे आज किसी विदेशी कंपनी का सीईओ भारत आए व्यापार करने और सरकार उसे खुश होकर सीधे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दे। हाँ, बिल्कुल सटीक तुलना है ये। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या मुगलों को समंदर पार से आ रहे इन लोगों की असली नीयत का कोई अंदाजा नहीं था? ये उनका अति आत्मविश्वास था या क्या? देखिए, मुगल मुख्य रूप से एक जमीनी ताकत थे, लैंड पावर। उनके पास कोई मजबूत नौसेना तो थी नहीं। हम्म। उस समय मुगल अर्थव्यवस्था इतनी विशाल थी कि हॉकिंस या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें सिर्फ कुछ मामूली व्यापारी लगते थे। जो उनके साम्राज्य के एक बहुत छोटे हिस्से में मुनाफा कमाना चाहते थे। जी, ये मुगलों का अति आत्मविश्वास ही था। फिर 1615 में जब राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो दरबार में आया, तो उसने अपनी कूटनीति से अंग्रेजों के लिए सूरत में व्यापारिक बंदरगाह स्थापित करने की अनुमति हासिल कर ली। मतलब जड़ें जमनी शुरू हो गई थीं। एक तरफ व्यापार बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ साम्राज्य के अंदर पहली बार दरारें भी दिखने लगी थीं। जहांगीर के अपने बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। और इसी विद्रोह ने मुगलों और सिखों के बीच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है इतिहास का। बिल्कुल। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार खुसरो को आशीर्वाद और शरण देने के आरोप में जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दे दिया। और ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां से सिख समुदाय ने स्वयं को सैन्य रूप से संगठित करना शुरू कर दिया। जी। हालांकि कूटनीतिक मोर्चे पर जहांगीर को एक बड़ी सफलता भी मिली। जो मेवाड़ अकबर के समय से ही मुगलों को चुनौती दे रहा था, वहां के शासक अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। और दक्षिण में भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना? हाँ, मलिक अंबर जैसे मजबूत रणनीतिकार ने बालाघाट का क्षेत्र मुगलों को सौंप दिया था। तो जहांगीर ने व्यापार और कूटनीति से जो अपार धन इकट्ठा किया, उसका सबसे भव्य प्रदर्शन हमें अगले युग में देखने को मिलता है। मतलब 1628 में गद्दी पर बैठता है शाहजहां, जिसके 1658 तक के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक कंफ्यूजन है। पूछे। हम हमेशा शाहजहां को एक ऐसे शासक के रूप में पढ़ते हैं जो बस संगमरमर की इमारतें बनवा रहा था, मतलब एक कला प्रेमी और रोमांटिक राजा। लेकिन क्या ये छवि पूरी तरह सच है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1632 में उसने पुर्तगालियों को हुगली में बुरी तरह हराया था। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि शाहजहां सिर्फ एक बिल्डर था। वो एक बेहद आक्रामक रणनीतिकार था। वास्तुकला तो बस उसकी शक्ति के प्रदर्शन का एक साधन मात्र थी। मतलब अपनी ताकत दिखाने का तरीका। जी, 1637 तक उसने दक्षिण भारत में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा पर या तो कब्जा कर लिया था या उन्हें भारी कर देने पर मजबूर कर दिया था। और प्रशासनिक स्तर पर भी उसने चकला नाम की एक नई इकाई शुरू की। तो ये चकला क्या था? एग्जाम देने वालों को ये पता होना चाहिए। बिल्कुल। चकला दरअसल सूबा यानी प्रांत और परगना यानी जिले के बीच की एक नई प्रशासनिक कड़ी थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था राजस्व वसूली या टैक्स कलेक्शन को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करना। अच्छा। क्योंकि शाहजहां को अपनी भव्य इमारतों के लिए बेहिसाब पैसे की जरूरत थी और वो पैसा हवा से तो आने वाला नहीं था। सही बात है। अब शाहजहां के दौर की बात हो तो दरबारी साहित्यों और विदेशी यात्रियों का जिक्र आना स्वाभाविक है, जो परीक्षाओं के लिए मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में बहुत आम है। बिल्कुल। जैसे अब्दुल हमीद लाहौरी ने पातशाहनामा लिखा, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर और इटालियन निकोलाओ मनुची इसी समय भारत आए। लेकिन एक और यात्री है, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी का वर्णन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने 1630 और 32 के दौरान दक्कन और गुजरात में पड़े एक भयंकर अकाल का आंखों देखा हाल लिखा है। ओहो। ये अकाल मुगल स्वर्ण युग के उस स्याह पहलू को उजागर करता है जहां एक तरफ राजधानी में करोड़ों की इमारतें बन रही थीं और दूसरी तरफ आम जनता भुखमरी का शिकार थी। बहुत ही बड़ा विरोधाभास है ये। खैर, इमारतों की भव्यता की बात करें तो शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद शहर बसाया, जो आज की पुरानी दिल्ली है। हाँ, आज का लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, जहां आम लोगों की फरियाद सुनी जाती थी, और दीवाने खास, ये सब उसी के बनाए हुए हैं। और दीवाने खास की छत पर लिखा वो मशहूर वाक्य, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीअस्त, हमीअस्त हमीअस्त, मतलब अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। क्या बात है। ये उनकी भव्यता के चरम को दर्शाता है। और वहीं रखा था मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस, जो 1100 किलो शुद्ध सोने से बना था और जिसमें कोहिनूर जड़ा था। वास्तुकला की एक खास तकनीक का यहाँ जिक्र करना बहुत जरूरी है, पिएट्रा ड्यूरा। ये तकनीक क्या है और इसका विकास कैसे हुआ? पिएट्रा ड्यूरा दरअसल संगमरमर में खांचे बनाकर
उनमें रंगीन और कीमती रत्नों को जड़ने की एक बेहद बारीक कला है। भारत में इसका पहला बड़ा और स्पष्ट प्रयोग जहांगीर के समय में हुआ था, जब नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। यानी नींव जहांगीर के समय पड़ी, लेकिन ये अपने चरम पर पहुंची शाहजहां के समय में बने ताजमहल में। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस कला का पतन भी इसी साम्राज्य के साथ जुड़ा है। मतलब औरंगजेब के समय में छत्रपति संभाजी नगर में बीवी का मकबरा बनवाया गया, जिसे अक्सर अक्सर ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। देखिए, बीवी का मकबरा वास्तुकला से ज्यादा ना अर्थव्यवस्था की कहानी कहता है। शाहजहां ने खजाना खाली कर दिया था। औरंगजेब के पास इतने संसाधन ही नहीं थे कि वो बेहतरीन कारीगर और असली रत्न ला सकें। घटते संसाधन, घटती कला। जी। और उसकी बीमारी की खबर ने उस भव्य साम्राज्य को एक खूनी अखाड़े में बदल दिया। हाँ, उसके 4 बेटों दारा शिकोह, सूजा, मुराद और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का भीषण युद्ध शुरू हो गया। शाहजहां क्या चाहता था? शाहजहां चाहता था कि उसका सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह गद्दी पर बैठे। दारा एक विद्वान था जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। अच्छा। शाहजहां ने उसे शाहजादा-ए बुलंद इकबाल यानी उच्च भाग्य के राजकुमार की उपाधि दी थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दारा के पास किताबें थीं, लेकिन औरंगजेब के पास युद्ध के मैदान का क्रूर अनुभव था। बिल्कुल। औरंगजेब ने धर्मत, सामूगढ़ और देवराय के लगातार 3 युद्धों में दारा शिकोह की सेनाओं को कुचल दिया। और इस सत्ता संघर्ष का अंत इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। औरंगजेब ने गद्दी पर कब्जा किया और अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले के मुसम्मन बुर्ज में 8 साल के लिए नजरबंद कर दिया। मुसम्मन बुर्ज वही जगह है जहां से शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सिर्फ ताजमहल को निहारते हुए गुजारे। दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक का पूर्व शासक, जिसने 1100 किलो सोने का सिंहासन बनवाया, वो एक कैदी की तरह मरता है। मतलब ये सत्ता की नश्वरता का सबसे क्रूर उदाहरण है। बिल्कुल। अब औरंगजेब के शासनकाल पर बात करने से पहले हमें उस मशीनरी को समझना होगा जो इस पूरे साम्राज्य को चला रही थी। हाँ, क्योंकि बिना उस इंजन को समझे हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये गाड़ी अचानक पटरी से कैसे उतर गई। सही कहा। तो मुगल प्रशासन का ढांचा कैसा था? अगर हम इसे आज के सिस्टम से जोड़कर देखें तो सबसे ऊपर था सूबा या प्रांत, जैसे आज के राज्य होते हैं। इसका प्रमुख सूबेदार या निजाम कहलाता था। सूबे के नीचे क्या होता था? सूबे के नीचे सरकार होती थी, जिसे आप आज के जिले से समझ सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट, आज का एसपी। और दूसरी तरफ था अमलगुजार, जिसका काम राजस्व या टैक्स इकट्ठा करना था, यानी आज का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर। इसके भी नीचे आता था परगना या ग्राम स्तर। जी। यहाँ शिकदार पुलिस का काम देखता था और कानून को जमीन और राजस्व का पूरा हिसाब किताब रखता था। ये बहुत ही सुगठित चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था। और अगर हम केंद्रीय स्तर यानी राजधानी की बात करें तो वहां मीर बख्शी पूरे साम्राज्य का सैन्य और कार्यकारी प्रमुख होता था। दीवान राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। बिल्कुल। और मीर समन शाही घराने और कारखानों का प्रभारी था और सद्र धार्मिक तथा न्यायिक मामलों का प्रमुख होता था। तो इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में राजपूत राजाओं की भूमिका बहुत अहम थी। मुगलों ने एक बहुत ही चतुर नीति अपनाई थी, वतन जागीर। इसका मतलब क्या था? देखिए, वतन जागीर का मतलब था कि अगर कोई राजपूत राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है तो मुगल उसके पुश्तैनी राज्य यानी उसके वतन पर सीधे शासन नहीं करेंगे। अच्छा। वो राजा मुगल झंडे के नीचे अपने क्षेत्र में पूरी स्वायत्तता या ऑटोनॉमी का आनंद लेगा। यानी वो राजा मुगल सेना में मनसबदार भी होगा और अपने क्षेत्र का स्वतंत्र राजा भी। बिल्कुल। यही वजह थी कि कई राजपूत राजा मुगल प्रशासन में शीर्ष पदों पर रहे। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात का गवर्नर बनाया गया। आमेर के सवाई राजा जय सिंह तो मालवा और आगरा के गवर्नर रहे। सवाई राजा जयसिंह का नाम विज्ञान और खगोल शास्त्र के लिए हमेशा याद रखा जाता है। उन्होंने खगोलीय गणनाओं के लिए 5 जंतर मंतर वेधशालाएं बनवाई थीं। और इन 5 शहरों के नाम परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। इन्हें याद रखने का कोई लॉजिक है क्या? बहुत आसान है। 2 राजधानियां, एक जो उन्होंने खुद बसाई यानी जयपुर, हाँ, और दूसरी मुगलों की राजधानी दिल्ली। ठीक है, 2 हो गए। बाकी 3 प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी, उज्जैन और मथुरा, इन 5 जगहों पर वेधशालाएं थीं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं उस दौर पर जहां से ये मजबूत प्रशासनिक पुल चटकने लगता है। 1658 में औरंगजेब आलमगीर की उपाधि के साथ तख्त पर बैठता है। उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। क्यों?
क्योंकि वो व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही सादगी से रहता था और कुरान की प्रतियां लिखकर अपना खर्च निकालता था। औरंगजेब का चरित्र और शासनकाल ना मुगल इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक तरफ उसने साम्राज्य की भौगोलिक सीमाओं को अधिकतम विस्तार तक पहुंचाया, काबुल से लेकर दक्षिण में कावेरी तक, लेकिन दूसरी तरफ उसकी नीतियों ने उसी साम्राज्य की जड़ों में मट्ठा डाल दिया। बिल्कुल। उसकी कुछ नीतियां साफ तौर पर कट्टरपंथी थीं। उसने सार्वजनिक आचरण पर नजर रखने के लिए मुहत्सिब नियुक्त किए। उसने फतवा आलमगीरी नाम से मुस्लिम कानूनों का एक विशाल संकलन तैयार करवाया। और 1679 में उसने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लगा दिया, जिसे अकबर ने 100 साल पहले खत्म कर दिया था। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा ऐतिहासिक विरोधाभास सामने आता है। जजिया लगाने और कई मंदिरों को तोड़ने के बावजूद औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदारों, विशेषकर राजपूत और मराठों का प्रतिशत पूरे मुगल इतिहास में सबसे अधिक था। करीब 33%। जी। ऐसा कैसे संभव है? मतलब एक तरफ आप धार्मिक नीतियां थोप रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को सेना के सबसे ऊंचे पद दे रहे हैं। इसका जवाब भूगोल और उसकी राजनीतिक मजबूरी में छिपा है। औरंगजेब को दक्कन फतह करना था। दक्षिण भारत। हाँ, अब दक्षिण के पहाड़ी किलों को जीतना उत्तर भारत के मैदानी इलाकों जैसा आसान तो था नहीं। उसे वहां के भूगोल को समझने वाले स्थानीय कमांडरों की सख्त जरूरत थी। इसलिए उसने मराठा और राजपूत सरदारों को ऊंचे मनसब देकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। लेकिन ये दक्कन अभियान ही मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा नासूर बन गया। उसने अपने शासन के शुरुआती 23 साल उत्तर भारत में शांति से बिताए, लेकिन बाकी के 25 साल वो दक्कन के दलदल में धंसता चला गया। बिल्कुल। उसने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा के अभेद्य किलों को जीत तो लिया, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? कीमत था पूरा का पूरा राजकोष। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो दक्कन में इतना पैसा और समय बर्बाद कर चुका था कि उसे लगा अब पीछे लौटना हार मानने जैसा होगा। दक्षिण के पहाड़ी किलों पर मुगल सेना कब्जा करती और जैसे ही सेना आगे बढ़ती, मराठी उसे वापस छीन लेते। और इसी दौर में मराठा शक्ति के रूप में एक ऐसी आंधी उठी जिसने मुगलों की नींद हराम कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय। जी। 1666 में जब औरंगजेब ने उन्हें आगरा दरबार में धोखे से कैद कर लिया था, तो उनका वहां से फलों की टोकरी में छिपकर निकल भागना मुगल कूटनीति की सबसे बड़ी हार थी। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। और 1680 में उनके निधन के बाद उनके बेटे संभाजी ने मुगलों को लोहे के चने चबवाए। सिर्फ दक्षिण ही नहीं, उत्तर में भी मुगलों की नीतियां बैकफायर कर रही थीं। इस्लाम ना स्वीकारने पर औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद कर दिया। और इस क्रूर घटना का सीधा परिणाम ये हुआ कि 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों ने मुगलों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया। जी। 1708 में नांदेड़ में गुरु गोबिंद सिंह जी के परलोक सिधारने के बाद उनके योद्धा शिष्य बंदा बहादुर ने इस युद्ध को जारी रखा। एक मिनट, इसका मतलब ये है कि 1707 में जब अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब तक मुगल साम्राज्य सिर्फ नक्शे पर बड़ा था। बिल्कुल। असल में खजाना खाली था। उत्तर में सिख बागी थे, दक्षिण में मराठे हावी थे, और राजपूत जो मुगलों की सबसे बड़ी ढाल थे, वो अब अलग खलग पड़ चुके थे। एकदम सही विश्लेषण है ये। औरंगजेब की मौत के बाद जो काल शुरू होता है, मतलब 1707 से 1857 तक, उसे इतिहास में बाद के मुगल या लेटर मुगल्स कहा जाता है। इस दौर में एक बहुत बड़ा संरचनात्मक संकट आ गया था, जागीरदारी संकट। ये जागीरदारी संकट क्या था? ये शब्द इतिहास की किताबों में बहुत आता है। इसे ऐसे समझिए, मुगल मनसबदारों को उनकी सैलरी के बदले जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था, जिसे जागीर कहते थे। वहां से वे टैक्स वसूलते थे। ठीक है। अब औरंगजेब के समय मनसबदार इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि बांटने के लिए उपजाऊ जमीनें ही नहीं बची। जो जागीरें बची थीं, वहां से टैक्स वसूलने के लिए मनसबदार किसानों पर भयानक अत्याचार करने लगे। ओह। परिणाम स्वरूप किसानों ने खेती छोड़ दी या वे बागी हो गए। सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया। और जब सिस्टम अंदर से कोलैप्स करता है तो राजा सिर्फ कठपुतली बन जाता है। औरंगजेब के बाद कोई भी मजबूत शासक नहीं आया। बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठे, फिर जहांदार शाह आया, जिसने एक मंत्री जुल्फिकार खान की मदद से सत्ता हथियाई। उसके बाद फर्रुखसियर आया, जिसे सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बिठाया। इतिहास में इन सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता है। मुगल दरबार में अब सम्राट का कोई खौफ नहीं था,
सारा खेल गुटबाजी और साजिशों का हो गया था। 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह गद्दी पर रहा, जिसे रंगीला भी कहा जाता है। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विघटन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। हाँ, बंगाल, अवध और हैदराबाद के सूबेदारों ने देखा कि केंद्र कमजोर है, तो उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, तो बाहर का संक्रमण जानलेवा हो जाता है। 1739 में फारस से नादिर शाह का भयानक आक्रमण हुआ। उसने करनाल के युद्ध में मुगल सेना को आसानी से हरा दिया और दिल्ली में कत्लेआम मचाया। नादिर शाह की लूट का असर सिर्फ आर्थिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी था। वो अपने साथ शाहजहां का बनवाया हुआ वो भव्य मयूर सिंहासन और बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी ले गया। मतलब मुगल सत्ता का वो अंतिम प्रतीक भी छिन गया। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने 1748 और 1761 के बीच 5 बार भारत पर आक्रमण किया। पानीपत का तीसरा युद्ध। जी, 1761 के इस युद्ध ने यह तय कर दिया कि भारत पर मराठों का एक छत्र राज नहीं होगा, लेकिन इसने ये भी साबित कर दिया कि मुगल अब किसी भी गिनती में नहीं है। 18वीं सदी के अंत तक आते आते शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय जैसे सम्राटों का राज केवल दिल्ली के लाल किले की चारदीवारी तक सिमट कर रह गया था। बाहर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू हो चुका था और मुगल सम्राट उनके पेंशनभोगी बन गए थे। और इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा का अंतिम अध्याय लिखा गया बहादुर शाह द्वितीय के समय में, जिन्हें हम उनकी शायरी के तखल्लुस जफर के नाम से जानते हैं। 1837 से 1857 तक वे नाम मात्र के सम्राट रहे। जब 1857 का ऐतिहासिक सिपाही विद्रोह हुआ तो मेरठ से आए विद्रोहियों ने लाल किले का दरवाजा खटखटाया और 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को अपना प्रतीकात्मक नेता घोषित कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने जब इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया तो उन्होंने मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। बहादुर शाह जफर पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें बर्मा यानी आज के म्यांमार की राजधानी रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1862 में वहीं एक अनजान सी जगह पर उनका इंतकाल हो गया। ये एक बेहद विचारोत्तेजक और उदास करने वाला अंत है। जरा सोचिए, बाबर ने जिस साम्राज्य की नींव रखी, जहांगीर ने जिसे न्याय और कूटनीति से सींचा, शाहजहां ने जिसे 1100 किलो सोने के सिंहासन और कोहिनूर से सजाया, उसका अंतिम वारिस रंगून की एक गुमनाम कब्र में दफन हुआ। यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। महान से महान ढांचे भी अपनी भव्यता के चरम पर पहुंचकर अपनी ही कमजोरियों के शिकार हो जाते हैं। इतिहास के इन पन्नों से परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को सिर्फ तारीखें और नाम ही नहीं, बल्कि ये गहरा सबक भी मिलता है कि किसी भी बड़ी व्यवस्था का पतन रातों रात बाहरी दुश्मनों से नहीं होता। बिल्कुल। उसकी शुरुआत हमेशा भीतर से होने वाले प्रशासनिक विखंडन, अति आत्मविश्वास और जागीरदारी संकट जैसी आर्थिक कमजोरियों से होती है। मुगल इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये उत्थान और पतन के उस चक्र की कहानी है जो आज भी हर बड़ी संस्था पर लागू होता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ कि क्या आज की बड़ी संस्थाएं भी इसी भ्रम का शिकार हैं, हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।